नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अभी कविना अलीशा को अब सर जी के द्वारा एक मैसेज मिलता है जिसमें उसने यहाँ पर अनिका, राजीव गुलेरिया, धनंजय, करण, महेंद्र, बूढ़ी अम्मा और निखिल इन सब को ही किडनैप किया हुआ था और इनकी वीडियो बनाकर अब वो इसे अलीशा के पास भेज देते हैं। इधर अलीशा भी अब इस वीडियो को रोहित के पास भेजती है और अब वो उससे जवाब मांगती है कि आखिर वो इसका क्या जवाब दे। अलीशा भी यहाँ पर इधर उधर चक्कर काट रही थी, उसकी परेशानी साफ साफ उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। तभी उसके दरवाजे पर नोक होती है। अब वो यहाँ पर जब जैसे ही दरवाजा खोलती है तो यहाँ पर दरवाजे पर उसकी सारी की सारी भाभियाँ खड़ी थी। ये देखकर अब अलीशा कहती है, आप सभी, वो भी एकदम यहाँ। इस बात पर अब प्रीति कहती है, हाँ हम सब यहाँ पर। अब प्रीति की इस बात पर अब कविना अलीशा कहती है, ठीक है फिर अंदर आइए ना। इधर अलीशा की ये बात सुनते ही अब सभी वहाँ पर अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब श्रेया अलीशा के चेहरे की परेशानी को भाप लेती है। श्रेया समझ जाती है जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है जो अलीशा इस तरह से परेशान है, इसलिए उसकी परेशानी को भापते हुए अब यहाँ पर श्रेया कहती है, अलीशा क्या बात है, सब ठीक तो है ना? आपका चेहरा बहुत ही थका थका सा नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी चीज को लेकर बहुत ही चिंतित है। क्या अपनी भाभीियों को नहीं बताओगी कि आप किस चीज से परेशान है? अगर हमसे हो सके तो शायद हम आपकी परेशानी को कम कर सकें या खत्म कर सकें। यहाँ पर श्रेया की इस बात को सुनकर अब कविना अलीशा कहती है, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। बस वो हम थोड़ा सा थक गए हैं ना, इसलिए शायद हमारा चेहरा आपको थका हुआ नजर भी आ रहा है। बस वैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर इतना कहने के बाद अब ये सभी अलीशा की इस बात पर यकीन कर लेते हैं, क्योंकि वो भी अच्छी तरह से जानती थे कि अलीशा आज ही तो यहाँ पर पेरिस से इंडिया आई थी और पहले वो मल्होत्रा हाउस गई और उसके बाद यहाँ पर गुलेरिया हाउस में आई है। और यहाँ आने के बाद तो क्या कुछ नहीं हुआ, ये बात तो अब तक सभी जानते थे, इसलिए लाजमी है कि वो जरूर थक ही गई होगी। यहाँ पर अब ये सभी एक दूसरे से बातें कर रही थी तो वहीं अब कविना अलीशा बस बार बार अपने फोन को ही देख रही थी। दिखाई देने में तो वो अपनी भाभीियों के साथ बातें कर रही थी, लेकिन अभी भी चिंतित थी कि शायद किंग का कोई तो रिप्लाई आएगा उस वीडियो को देखकर, क्योंकि उसे बस किंग के ही मैसेज का इंतजार था ताकि वो उस रिप्लाई को आगे भेज सके। तो वहीं इधर दूसरी तरफ पिंकी यहाँ पर अब प्रिंसेस लतिका को अपना रूम दिखा रही थी। यहाँ पर पिंकी बड़े ही चाव से लतिका को अपना रूम दिखा रही थी, क्योंकि जब पिंकी पेरिस में गई थी तो उसने भी लतिका का शाही रूम देखा था। इसलिए पिंकी अब अपना रूम दिखाते हुए लतिका से कहती है, ये हम सभी का रूम है। पूरे रूम को देखकर तो भी यहाँ पर सामने अपनी बेस्ट फ्रेंड रिया की एक बड़ी सी फोटो को देखकर अब अचानक से लतिका को यहाँ पर रिया की याद आ जाती है। और अब रिया की फोटो को देखकर वो कहती है, यहाँ रिया भी होती तो सच में पिंकी कितना ही मजा आता ना। मैं तो उसके साथ को मिस कर रही हूँ। लतिका की इस बात को सुनकर अब पिंकी कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो लतिका, क्योंकि उसके साथ को तो मैं भी बहुत ही मिस कर रही हूँ। काश आज रिया यहाँ पर होती तो हम तीनों ही बहुत ही इंजॉय करते, और उसके साथ साथ अलेक्जेंडर और आर्यन के साथ भी। सच में कितना समय हो गया है ना, क्योंकि देखो हम तो वहाँ पर जब पेरिस गए थे तभी उनसे मिले थे, उसके बाद तो रिया से मिलना ही नहीं हुआ है। अब यहाँ पर पिंकी की इस बात पर अब प्रिंसेस लतिका कहती है, हम तो बस कुछ दिन पहले ही रिया से मिले हैं,
क्योंकि उसके बाद हम एक बार और रिया से मिल चुके हैं। अब प्रिंसेस लतिका की बात को सुनकर अब यहाँ पर अब पिंकी कहती है, क्या क्या सच में आप एक बार और मिल चुकी हैं? लेकिन कब? क्योंकि हम तो उसके बाद रिया से मिले ही नहीं हैं। अब यहाँ पर पिंकी की इस बात को सुनकर अब प्रिंसेस लतिका कहती है, एक्चुअली वो क्या है ना कि हम बड़ी रानी के साथ लंदन गए थे, तो हम उन स्पेशल उनसे मिलने के लिए ही वहाँ पर गए थे। उस टाइम जब हम उनसे मिलने के लिए गए थे तो वो समय एक गेम को लेकर बहुत ही डिस्टर्ब थी। पता नहीं क्यों, क्योंकि हमने तो रिया को कभी इस तरह से परेशान नहीं देखा, लेकिन जब हम वहाँ पर गए तो वो साफ साफ परेशान दिखाई दे रही थी। हालांकि गए तो हम भी इसीलिए थे कि शायद हम उनसे मिलेंगे तो वो थोड़ी सी खुश भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो उसके पापा के साथ, ये तो तुम भी जानते ही हो ना पिंकी। बस यही सब सोचकर हम वहाँ पर चले गए थे। अब लतिका की ये बात सुनते ही अब पिंकी कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है लतिका, क्योंकि वो तो हमेशा से ही ऑनलाइन गेम ही तो खेलती थी। इस बात पर अब लतिका कहती है, नहीं ये इतना भी लाइट लेने का नहीं है, क्योंकि ये सच में बहुत ही अजीब है ना पिंकी, क्योंकि रिया हमेशा से ही मैं मानती हूँ ऑनलाइन गेम खेलती है, लेकिन उसका ऑनलाइन गेम में अब अपनी एक पहचान है। वो हमेशा से ही ऑनलाइन गेम में जीतती भी है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा अजीब गेम है जिसमें वो रिया बार बार कोशिश करने के बाद जीत नहीं पा रही है, और इसलिए शायद उसके चेहरे पर परेशानी उस समय भी दिखाई दे रही थी। क्योंकि रिया को तो हम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, वो जब तक उस गेम में भी अपनी जीत हासिल नहीं कर लेगी तब तक शायद उसे सुकून नहीं मिलेगा। प्रिंसेस लतिका की ये बात सुनते ही अब पिंकी भी कहती है कि रिया ऐसा करना, जब अगली बार आप तुम्हारी रिया से बात हो तो रिया को बोलना कि वो टेंशन बिल्कुल भी ना ले, वो हर गेम की तरह इस गेम को भी अच्छी तरह से जीत जाएगी। ये मुझे पूरा का पूरा अपनी बहन पर यकीन है, और अगर मेरी आपसे पहले मेरी उनसे बात हुई तो मैं रिया को ये सब कह दूंगी। यहाँ पर पिंकी और लतिका अभी एक दूसरे से ही बातें कर रहे थे, साथ के साथ वो रिया को मिस भी कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ इधर पेरिस में बूढ़े किंग के पैलेस में किंग काफी वक्त से बस आयशा मारवा को ही देख रहे थे, क्योंकि किंग ने भी यहाँ पर नताशा के बारे में जो सच जानने के लिए उनसे सवाल किया था उसका जवाब उन्हें अभी तक आयशा मारवा से नहीं मिला था। कुछ देर तक जब यहाँ पर किंग ने आयशा को देखा तो आयशा का अभी भी कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। तो भी यहाँ पर जब किंग समझ जाते हैं कि इस तरह से तो आयशा उन्हें उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगी, तो भी यहाँ पर किंग फिर से कहते हैं, अगर आपने मुझे नताशा के बारे में बता दिया तो मैं भी आपके एक सवाल के बारे में बता दूंगा। अब यहाँ पर रोहित के यानी कि किंग के मुंह से ये सब सुनकर अब आयशा मारवा कहती है, मेरा सवाल? लेकिन मेरा कौन सा सवाल रोहित, क्योंकि मेरा तो कोई सवाल ही नहीं है। अब यहाँ पर आयशा की इस बात को सुनकर अब किंग कहते हैं, है आपका एक सवाल जरूर है, और जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इवन मैं उसके आंसर को भी जानता हूँ। मेरा मतलब है कि नाना जी के बारे में, क्योंकि आपको अपने पापा के बारे में जानना था ना कि आपके पापा कौन है, क्योंकि आप तो आज तक ये जान ही नहीं पाई हैं कि आपके पापा कौन है, रियल पापा, वो शराबी नहीं। अब रोहित की ये बात सुनते ही आयशा मारवा एकदम से ही शॉक हो जाती है, क्योंकि आयशा मारवा ने तो यहाँ पर इस बारे में सोचा ही नहीं था कि सच में रोहित उसे कुछ ऐसा बताएगा, क्योंकि आयशा को तो इस बात के बारे में पता नहीं था कि रोहित सच में अपने नाना तक पहुंच चुका है। इसलिए वो यहाँ पर एक शौक के साथ रोहित को ही देख रही थी, और उसके मुंह से अब अचानक से ही निकल जाता है, क्या रोहित, क्या कहा तुमने अभी? सच में तुम्हें पता है मेरे पापा कौन हैं? लेकिन कब से? तुम्हें कैसे पता चला रोहित? बताओ ना रोहित। ये कहते हुए ही आयशा मारवा अब यहाँ पर किंग यानी कि रोहित को अपने दोनों ही हाथों से झंझोड़ते हुए कहती है, रोहित प्लीज मुझे बताओ ना, कौन है मेरे पापा, और क्या जानते हो तुम उसके बारे में? क्योंकि देखो, आज तक हाँ मैं मानती हूँ मेरा ये सवाल था, लेकिन अगर मैं ये कहूँ तो मैं तो आज तक उनके बारे में कुछ भी नहीं जान पाई हूँ। इधर आयशा मारवा की इस बात पर अब किंग कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, और इवन मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ,
और अभी से नहीं बल्कि मुझे तब से पता है जब मैं केवल 15 साल का था, क्योंकि जब मैं 15 साल का था तब से ही मैं उन्हें जानता हूँ, इवन मैं उनसे मिला भी हूँ। अब यहाँ पर रोहित यानी कि किंग की ये बात सुनते ही आयशा मारवा को और भी बड़ा शौक लगता है कि रोहित 15 साल की उम्र से ही उसके पापा को जानता है, लेकिन उसने इतने सालों में आज तक उसे उसके पापा के बारे में क्यों नहीं बताया, यानी कि अपने नाना के बारे में क्यों नहीं बताया। अब वो शौक में ही रोहित से कहती है, कौन कौन है मेरे पापा रोहित, बताओ बताओ मुझे अभी के अभी बताओ। देखो देखो रोहित, मेरे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर मेरे पापा कौन है। जवाब दो रोहित, तुम इस तरह से चुपचाप क्यों खड़े हो, कौन है रोहित वो। ये सुनते ही अब यहाँ पर किंग कहते हैं, ठीक है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो फिर मेरी भी एक शर्त है। अब यहाँ पर उसके मुंह से शब्द सुनते ही अब आयशा मारवा और भी हैरान होती है और वो कहती है, शर्त, लेकिन कैसी शर्त रोहित। अब यहाँ पर रोहित कहता है, मेरी यही शर्त है कि पहले आप मेरे सवाल का जवाब देंगी। जब आप मेरे सवाल का जवाब देंगी उसके बाद ही मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा कि आपके पापा कौन है, यानी कि मेरे नाना जी कौन है। अब सब कुछ देख लो आपके ही ऊपर है। जब आपको लगे कि आपको मुझसे जवाब चाहिए तो पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। इधर ये कहते हुए ही अब किंग सारा का सारा सब कुछ आयशा मारवा के ही ऊपर छोड़कर अब वो आयशा मारवा के रूम के दरवाजे को खोलकर वहां से बाहर निकल कर जाने लगते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर किंग ने अपना दाव चल दिया था। उसे पता था कि अब आयशा मारवा अपने पापा का सच जानने के लिए जरूर उसे अब नताशा के बारे में सब कुछ बता देगी। उसे भी इस चीज पर पूरा का पूरा यकीन था, इसलिए ये शर्त बताकर वो वहां से चला जाता है। यहाँ पर इधर आयशा मारवा अपने रूम में ही एकदम से बुत बनी खड़ी हुई थी। आयशा मारवा को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जगह पर जैसे फ्रीज ही हो गई हो, क्योंकि उसे रोहित द्वारा कही हुई अभी किसी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इधर लंदन में रेखा मूर्ति के महल में अब तक वो सभी पूरा का पूरा एंजॉय करते हैं, और एंजॉय करने के बाद अभी वो यहाँ पर फिर से रेखा मूर्ति के महल में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा अब महल के अंदर जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र अब वहाँ पर आए हुए अपने गुरुड़ पर जाती है, जो कि शायद वहाँ पर स्वाति के आने का ही इंतजार कर रहा था। अब जैसे ही स्वाति मल्होत्रा को यहाँ पर अपना गुरुड़ दिखाई देता है तो अब वो रिया से और रेखा मौसी से कहती है, तुम दोनों अभी अंदर जाओ, मैं बस अभी आती हूँ। यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर ये सुनते ही वो दोनों अभी अंदर की तरफ जाने लगती हैं। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा भी गार्डन में आ जाती है और वो अब अपने गुरुड़ के साथ अब आई कांटेक्ट करने लगती है, क्योंकि यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा का ये गुरुड़ यहाँ पर स्वाति को कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया था। जैसे इन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है तो वहाँ पर वो गुरुड़ अभी यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा को दे देता है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। और यहाँ पर अब उसकी सारी ही बातों को समझने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा अब अपने मन में ही सोचती है कि मेरे ख्याल से अब मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। स्वाति मल्होत्रा अब उस क्रूड को भी वहाँ से जाने के लिए कहती है, और साथ के साथ वो कहती है कि वो उस घर के और साथ के साथ कहती है कि वो अपनी नज़र उन सब पर बनाए रखे। और अब वो यहाँ पर घर के अंदर आ जाती है। यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अभी भी अपने मन में यही सोचती है कि उम्मीद करती हूँ कि वहाँ पर सब कुछ ठीक हो, कोई भी ऐसी अनहोनी ना हुई हो। इधर ये सोचते हुए ही स्वाति मल्होत्रा जब अपने रूम की तरफ जाने लगती है तो अब उन्हें सामने हॉल में बैठी हुई रिया दिखाई देती है। रिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज को लेकर अभी परेशान थी। हालांकि स्वाति मल्होत्रा जानती थी कि हो ना हो रिया अभी भी उस गेम को लेकर ही परेशान होगी, लेकिन उसे इस तरह से परेशान देखकर स्वाति मल्होत्रा अब अपने आप को उसके पास जाने से नहीं रोक पाई। इसलिए अब वो अपने रूम की तरफ ना जाकर पहले रिया की तरफ चली जाती है और रिया के पास जाकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, क्या हुआ है रिया, सब ठीक तो है ना। इस बात पर अब रिया कहती है, नहीं नानी माँ, कुछ भी ठीक नहीं है,
पता नहीं नानी माँ सब क्या हो रहा है। मैं उस गेम के बारे में ही सोच रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आपको ये विश्वास है मैं उसे जीत जाऊंगी, लेकिन नानी माँ कैसे? क्योंकि देखो मैं तो सुबह से ही उसके बारे में सोचे जा रही हूँ, लेकिन मुझे कोई भी सॉल्यूशन ही नज़र नहीं आ रहा। अब आप ही बताइए नानी माँ मैं क्या करूँ? अब रिया की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, रिया मेरी एक बात याद रखो, अगर जीतना है तो कुछ हट कर सोचना होगा, क्योंकि तुम जब तक हट कर नहीं सोचोगी तो तुम ये गेम नहीं जीत पाओगी, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है जीतना। जीतता वही है जो सबसे कुछ अलग सोचता है। सो रिया यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब यहाँ पर रिया के सिर पर अब अपना हाथ फेरती है, और ये करने के बाद अब वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा के जाने के बाद अब यहाँ पर रिया के मन में बार बार अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा की ही बातें घूम रही थी, क्योंकि ये बात उसके मन में घर कर जाती है। और अब यहाँ पर रिया सोचती है आखिर वो क्या अलग सोच सकती है जिससे कि वो सुपर विलन को हरा सके। उसे कौन से एंगल से सोचना चाहिए, यही सोच कर रिया वो अपने रूम की तरफ जाने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे अचानक से याद आता है कि उसे तो अपनी नानी माँ से कुछ बात भी तो करनी थी। अपने गेम के चक्कर में वो बात करना तो भूल ही गई। ये सोचते हुए ही रिया भी अब यहाँ पर अपने रूम में ना जाकर स्वाति मल्होत्रा के रूम की तरफ ही जाने लगती है। इधर दूसरी तरफ इंडिया में मनाली के गुलेरिया हाउस में चिराग और अब्दुल यहाँ पर रोहित से कहते हैं, बॉस सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग रेडी हो गया है, हमने पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर ली है, अब आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। अब उन दोनों की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, ठीक है फिर हम चलते हैं, वैसे सब कुछ है ना इस बात पर। अब अब्दुल कहता है, बॉस सब कुछ हमने ले लिया है, यू डोंट वरी। यहाँ पर अब तक जॉन और रैनी भी वहीं पर ही आ जाते हैं। यहाँ पर अब एनी कहती है, रोहित सर आई एम रेडी। एनी की ये बात सुनते ही अब रोहित मारवा कहता है, एनी तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा और जॉन का वहाँ पर मेन काम क्या होगा, क्योंकि वहाँ जाने से पहले तुम्हें अपने काम के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। रोहित की इस बात पर अब एनी कहती है, यस सर, मैंने आपकी दी हुई सारी ही फाइल्स को पढ़ लिया है जो आपने मुझे मेरे काम से रिलेटेड पहले ही दी थी। अब यानी कि ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, फिर ठीक है, फिर तो अब हम पूरी तरह से वहाँ पर जाने के लिए तैयार है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग ही हम यहाँ से बेंगलोर के पास उस गांव में पहुँच जाएंगे, क्योंकि अब हमें ज़्यादा वक्त नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि हम उन लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वो उन लोगों के साथ क्या कर रहे होंगे। और हम पहले उस गांव पर नज़र रखेंगे और उसके बाद ही हम सूरज की पहली किरण के साथ ही हम उन सभी के ऊपर अटैक कर देंगे। यहाँ पर ये सुनते ही अब यहाँ पर रोहित कहता है, लेकिन ध्यान से किसी को भी तुम दोनों के ऊपर शक नहीं होना चाहिए कि तुम दोनों कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट हो। रोहित की इस बात पर बेनी फिर से कहती है, ओके सर, हम इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। जहां यहाँ पर एक तरफ भीमेश्वरी गांव जाने के लिए रोहित और उसकी पूरी की पूरी टीम तैयार थी, तो वहीं दूसरी तरफ इधर दिल्ली में गुलेरिया हाउस में आलिशा के फ़ोन पर अब फिर से एक अननोन सोर्स से एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा हुआ था, क्या सोचा है रानी साहिबा आप मेरे 4 लोगों को यहाँ पर लेकर आ रही हैं या नहीं, या फिर मैं यहाँ पर आपके लोगों को एक एक करके मौत के घाट उतारना शुरू कर दूँ, क्योंकि रानी साहिबा मैं बार बार एक ही चीज़ को तो नहीं पूछ सकता हूँ, मुझे अपने वो चारों के चारों लोग सही सलामत चाहिए। अगर मुझे मेरे वो लोग नहीं मिले तो यहाँ पर जो आपके लोग मेरे पास बंधक बने हुए हैं उनकी मौत की वीडियो बनाकर मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। तो बताइए, पहली मौत किसकी चाहती हैं आप?
क्योंकि चॉइस ये आपकी होगी, आपकी चॉइस के क्योंकि अगर आप मेरे 4 लोगों को नहीं छोड़ सकती तो फिर तो आपकी चॉइस के अनुसार ही मैं आपके लोगों को आप तक बहुत भेजता हूँ। आप किसे पहले चाहेंगी, धनंजय पीरामल या फिर मेरे उस गद्दार राजीव गुलेरिया की बॉडी को? बताओ किसे चाहती हैं, अब मर्जी आपकी है। जब यहाँ पर कविनालिशा ने अब उस अननोन नंबर से आए हुए इस मैसेज को पढ़ा तो उसके तो हाथों से अचानक से उसका फोन छूट जाता है और वो छूटकर नीचे गिर गया। उन्हें इस तरह से देखकर तो अब यहाँ पर प्रीति कहती है, क्या क्या हुआ है आलिशा दीदी, सब ठीक तो है ना? क्या देख लिया आपने इस फोन में ऐसा? अब यहाँ पर प्रीति की इस बात पर अब कविनालिशा अब जल्दी से अपने फोन को उठाती है और अब अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को नॉर्मल करते हुए कहती है, हाँ बस सब ठीक है, वो हम लतिका को देख कर आते हैं क्योंकि बस हमें उसको देखना है, पता नहीं वो ठीक है या नहीं। और हाँ, मेरा फ़ोन तो बस ऐसे ही गलती से मेरे हाथ से छूट गया था। अब यहाँ पर इस बात पर अब श्रेया कहती है, आलिशा आप लतिका की टेंशन मत लीजिए, वो अपनी बहन पिंकी और भाई यश के साथ ही है, वो पूरी तरह से सेफ है और वो तीनों मिलकर छोटे छोटे बेबीज को भी खिला रहे हैं। इस बात पर अब आलिशा कहती है, हाँ वो तो मैं जानती हूँ कि वो यहाँ पर सेफ है, लेकिन हम माँ है ना, इसलिए बस हम एक बार देख कर आते हैं। और ये कहते हुए ही अब यहाँ पर आलिशा अब अपने फ़ोन को लेकर उस रूम से बाहर निकल कर जाने लगती है। यहाँ प्रीति को कविनालिशा के ऊपर अब पूरी शक जरूर होता है कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो आलिशा उनसे छुपा रही है, क्योंकि उसने जरूर फ़ोन में कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से ही उनका फ़ोन नीचे गिरा था, ना कि वो एक एक्सीडेंटली गिरा था। इसलिए वो वहाँ पर कहती है, एक्सक्यूज़ मी, मैं भी बस अभी आती हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर प्रीति को पूरा का पूरा सच जानना था। अब प्रीति की इस बात पर अब नंदिनी कहती है, ठीक है फिर तुम जल्दी ही आना। अब नंदिनी की इस बात पर प्रीति कहती है, हाँ भाभी मैं बस जल्दी ही आ जाऊंगी। यहाँ प्रीति भी अब उस रूम से निकलकर आलिशा के पास जाती है। तो अब यहाँ पर जैसे ही प्रीति अब आलिशा के पास पहुंचने वाली थी तो वो आलिशा को पीछे से रोकते हुए कहती है, आलिशा दीदी 1 मिनट। अब प्रीति की आवाज़ पीछे से सुनते ही अब आलिशा भी वहीं पर रुक जाती है। इधर अब प्रीति आलिशा से कहती है, सच बताना आलिशा दीदी क्या हुआ है, आप ठीक तो है ना? क्योंकि देखो मुझे आप ठीक नहीं लग रही हैं, इसलिए प्लीज़ आप मुझे बताइए क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पर अब कविनालिशा अब किंग को उस मैसेज को फॉरवर्ड फिर से कर देती है, क्योंकि जो मैसेज अभी उसे आया था अब उसे वो किंग को सेंड करती है। और अब वो कहती है उस मैसेज में अब वो एक और मैसेज लिखती है, प्लीज़ किंग रिप्लाई कीजिए, हम क्या करें, प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि अब हम और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। इधर यहाँ पर कविनालिशा की बेचैनी अब उसके चेहरे पर और उसके शरीर में साफ साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए कविनालिशा को इतना बेचैन देखकर अब प्रीति कहती है, क्या हुआ है, प्लीज बताइए ना। ये कहते हुए ही प्रीति यहाँ पर कविनालिशा के कंधे पर अपना हाथ रखती है। यहाँ पर अब कविनालिशा एकदम से ही खामोश खड़ी रहती हैं कि तभी अब उनके फ़ोन पर अब फिर से एक मैसेज आता है। जैसे ही अब यहाँ पर आलिशा के फ़ोन पर मैसेज आता है तो वो जल्दी से अब अपने फ़ोन को अनलॉक करती है और उसे पढ़ने लगती है। तो उसके चेहरे पर उस मैसेज को देखते ही एक स्माइल आ जाती है और अब यहाँ पर वो प्रीति से कहती है, कुछ नहीं है, हम पूरी तरह से ठीक है प्रीति, हम बस टॉप फ्लोर की तरफ जा रहे हैं, आप नज़र रखना कि वहाँ पर कोई ना आए, इट्स अर्जेंट। अब यहाँ पर कविनालिशा की इस बात पर अब प्रीति कहती है, डोंट वरी आलिशा दीदी, मैं ध्यान रखूंगी, आप जाइए, आप अपना काम कीजिए। यहाँ पर अब कविनालिशा प्रीति से कहकर वहाँ से टॉप फ्लोर की तरफ जाने लगती है। तो वहीं जो कि मयूर ये सारी की सारी बातें सुन रहा था वो अपने मन में ही सोचता है, ये अब कौन सी नई खिचड़ी पक रही है इनके बीच में, इसलिए मुझे इसके ऊपर नज़र बनाए रखनी होगी। इधर टॉप फ्लोर पर जाते हुए ही कविनालिशा अब उस अननोन सोर्स से जो मैसेज आया था उसे रिप्लाई देते हुए कहती है,
आपकी शर्त हमें मंजूर है। आपके चारों के चारों आदमी आपको कल आपके साथ होंगे, क्योंकि आपके चारों आदमी आपको मिल जाएंगे। इसे टाइप करने के बाद अब वो इसे सेंड कर देती है, और इस मैसेज को सेंड करने के बाद अब कवीना लिशा अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया के रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं इधर दूसरी तरफ पेरिस में बूढ़े किंग के पैलेस में अपने रूम में बैठे हुए अभी कुछ सोच रहे थे। बूढ़े किंग अब यहाँ पर अपने टैबलेट को अब अपने हाथ में लेकर कुछ टाइप करने लगते हैं। इधर कुछ ही देर तक अपनी उंगलियों को दौड़ाने के बाद जब दीवार पर अब यहाँ पर एक स्क्रीन आ जाती है, तो जैसे ही अब वो स्क्रीन ओपन होती है तो वो देखते हैं कि यहाँ पर देवराज गुलेरिया की ये हालत देखकर तो अब किंग एकदम से ही हंसने लगते हैं, क्योंकि उस स्क्रीन पर अब उसे कैद किए हुए देवराज गुलेरिया दिखाई देते हैं। और अब वो कहते हैं, ये तुम्हारा ऐसा हाल किसने किया देवराज? अरे कितना अच्छा मौका था ना तुम्हारे पास भागने का, लेकिन तुम तो भाग ही नहीं पाए। क्या जरूरत थी तुम्हें अभी वहां पर उस समय सबको मारने की धमकी देने की? अरे तुम पहले चुपचाप अपनी जान तो बचाकर भागते ना, लेकिन नहीं, तुमने फिर से वही बेवकूफ़ी की ना। अब भुगतो। मुझे सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें इस तरह से जख्मी देखकर। अरे मौके का फायदा उठाना सच में तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं आता है। ये इधर यहाँ पर किंग अभी ये देवराज को कह रहे थे। इधर ये सारी की सारी किंग की बातें सुनने के बाद अब देवराज गुलेरिया किंग से कहते हैं, अगर मैं यहाँ से जिस दिन भाग गया ना, तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं सबको बता दूंगा कि आयशा मारवा किंग। अब यहाँ पर देवराज ने इतना ही कहा था कि तभी उसकी बॉडी में अब एकदम से फिर से करंट लगना शुरू हो जाता है। और सामने से ये सब देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत ही जोर से शौक लग रहा है। इधर कुछ देर तक उनकी चीख की गूंज यहाँ पर पूरे के पूरे सीक्रेट रूम में गूंजती हुई नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर के बाद जब वहाँ पर अब देवराज गुलेरिया शांत होते हैं तो वो कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरे पास बस यही एक तरीका है अपनी बात को कहने का? अरे मेरे पास तो बहुत से तरीके हैं। अब यहाँ पर देवराज की इस बात को सुनकर अब किंग कहते हैं, तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हें इतने सालों बाद भी सब कुछ याद है? सीरियसली देवराज, मुझे तो डाउट है। और वैसे भी दोबारा तुम्हारे सिर पर फिर से एक चोट लगी है ना? वैसे देवराज गुलेरिया, मुझे तो लगता है ना कि मुझसे पहले तो तुम्हारे अपने ही तुम्हें जान से मार देंगे, क्योंकि तुम्हें गुलेरिया होने का ज्यादा ही प्राउड है ना। पहले तो वो करण ही तुम्हें मार देगा, और अगर करण के हाथों से तुम बच भी गए तो उसके बाद आलिशा वो तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ेगी। ये कहते हुए ही अब किंग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो यहाँ पर किंग की हंसी अब देवराज गुलेरिया के कानों में बहुत ही चुभ रही थी, क्योंकि उससे किंग की ये हंसी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। अगर यहाँ पर देवराज का मन करता और किंग सामने होते तो वो यहाँ पर अभी अपने हाथों से ही उसे खत्म कर देते। लेकिन अफसोस, देवराज तो यहाँ पर इस कैद में बंद थे, और वो अब यहाँ पर अपने कानों पर अपना हाथ भी नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि उसके हाथ तो बंधे हुए थे। लेकिन अब वो कहते हैं, किस्मत की बात है किंग, आज तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ दे रही है, मेरा नहीं। लेकिन हाँ, ये हर बार नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन मैं बाहर निकला ना, तो उस दिन समझ लेना कि तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। इस बात पर अब किंग कहते हैं, मुझे भी उस दिन का इंतजार रहेगा देवराज, जिस दिन तुम यहाँ से बाहर निकलोगे, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या ही कर लोगे उस दिन। वैसे तुम्हें पता तो पहले से ही था ना कि आयशा मेरी बेटी है, तो तुमने ये बात अपने सर जी को क्यों नहीं बताई? क्योंकि ये बात तुम अच्छी तरह से जानते थे, और इसीलिए ही तो तुम राजीव की शादी मेरी बेटी से कराना चाहते थे ना।
तो फिर तुमने अपने उस सर्जी से ये बात क्यों छुपा कर रखी? किंग की इस बात पर अब देवराज गुलेरिया बिल्कुल से ही खामोश हो जाते हैं, मानो उनके पास किंग के इस सवाल का कोई जवाब ही ना हो, या फिर वो उनके इस सवाल का कोई जवाब उन्हें देना ही ना चाहते हो। तो वहीं यहाँ पर किंग के चेहरे पर अब एक सरकास्टिक सी स्माइल थी और अब वो यहाँ पर फिर से देवराज से कहते हैं, बचपन में एक कहावत सुनी थी मैंने, लालच बुरी बला है देवराज। और हाँ, एक और भी थी, शायद तुमने भी सुनी होगी ना, दो बिल्लियों की लड़ाई में अक्सर जीत किसी तीसरे की होती है। बस तुम्हारे साथ सेम वही हुआ है। ये सुनते ही अब देवराज गुलेरिया को गुस्सा तो बहुत आता है और वो अपने गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, उस वक्त अगर मेरे बेटे ने मेरी बात मान ली होती ना किंग, तो आज वो। अब यहाँ पर देवराज इतना ही कहते हैं। अब अपनी बात को अधूरा छोड़ते हुए वो कहते हैं, खैर क्या ही बोलूं मैं, यहाँ तो मेरे ही बेटे नालायक निकले, क्योंकि जब अपने ही सिक्के खोटे हों तो किसी और को क्या ब्लेम देना। यहाँ पर देवराज की इस बात को सुनकर अब किंग कहते हैं, लेकिन मुझे तो लगा था कि वो तो तुम्हारे सबसे लायक बेटे थे ना, है ना देवराज, क्योंकि तुम्हें तो अपने उन बेटों पर बहुत प्राउड फील होता था ना। तो फिर क्या हुआ देवराज तुम्हारे साथ? सच में इसलिए तो तुमने उनके साथ वो किया जो कोई भी बाप अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकता है।